ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक रिड्रेसल एजेंसीज है। ये स्टार्ट करते हैं। रिड्रेसल एजेंसी 3 टायर मशीनरी होता है। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर स्टेट फोरम, फिर नेशनल कमीशन। ठीक है, इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। वो मैं बताऊंगी क्या केस होता है, तब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे भी जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बीच में, इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताती हूँ। सबसे पहला डिफरेंस है अमाउंट टू क्लेम, कि कब हमें कैसे पता कि हमें इस कोर्ट में जाना है। ठीक है, तो अगर हमारा जो गुड है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से नीचे या उसके इक्वल पे है तो हम यहाँ जाएंगे। अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू का है एंड 10 करोड़ से कम या इक्वल में है तो हम स्टेट में जाएंगे। एंड अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू में है तो हम लोग नेशनल कमीशन जाएंगे। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसमें एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर होता है, और जो 2 मेंबर है उसमें से एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए, लेडी होनी चाहिए। सेम विद स्टेट, 1 प्रेसिडेंट, 2 मेंबर्स, एटलीस्ट 1 लेडी। नेशनल कमीशन में होता है एक प्रेसिडेंट, 4 मेंबर, जिसमें से 4 मेंबर में से एक वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपॉइंट, हम इसमें अपॉइंट कैसे करते हैं कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, फिर यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट करती है एंड इधर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ऐसा भी होता है जैसे नॉर्मल जो जुडिशरी सिस्टम होता है, अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं हैं सेटिस्फाइड, हम स्टेट कोर्ट पे जाते हैं, स्टेट से नहीं है सेटिस्फाइड तो हम सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं, राइट। तो वैसे ही सेम इस कंज्यूमर कोर्ट्स के साथ भी होता है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, यू कैन आस्क फॉर यहाँ स्टेट फोरम के हेयरिंग में कितने दिन में, 45 डेज में। ठीक है, सेम विद स्टेट कि अगर स्टेट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो नेशनल कमीशन में कितने, विदिन 30 डेज जाना चाहिए। अगेन नेशनल कमीशन के उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन में जाना है, 30 डेज। अब एक चीज़ आ जाती है जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट फोरम तक गया और स्टेट फोरम भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ एंड वो नेशनल कमीशन में गया, तो नेशनल कमीशन का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है कि इसके बाद आगे वो नहीं जा सकता। बट अगर कोई इंसान डायरेक्टली ही नेशनल कमीशन में आया है एंड वो यहाँ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सिर्फ वो ही जो नेशनल कमीशन में डायरेक्टली आया है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट फिर नेशनल कमीशन गए तो वो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएगा, या अगर स्टेट से नेशनल गया है तब भी वो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएगा। क्लियर, बस यही बेसिक डिफरेंस था। अब हम करते हैं कि हु कैन फाइल अ कंप्लेन। ये रिड्रेसल एजेंसीज में कौन कौन फाइल कर सकता है। सबसे पहले तो कोई भी कंज्यूमर फाइल कर सकता है। ठीक है, कंज्यूमर मैंने बताया अगर वो खुद के यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, खुद की पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तभी वो कंज्यूमर है। रीसेल या कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं है। सेकंड कि कोई कंज्यूमर एसोसिएशन फाइल कर सकती है। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। फोर्थ कि 1-2 कंज्यूमर कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कंज्यूमर, क्योंकि बहुत लोग अनसेटिस्फाइड है प्रोडक्ट के साथ, तो 1-2 कंज्यूमर्स चले गए कंप्लेंट करने। या फिर कोई लीगल हायर उस कंज्यूमर का जो डिसीज हो गया बिकॉज ऑफ ईटिंग या हैविंग या कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट, तो उसकी वजह से जो उसको हार्म है, उसका कोई लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव भी फाइल कर सकता है कंप्लेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो। फिर आते हैं हम रिलीफ्स अवेलेबल। क्या क्या रिलीफ्स होते हैं, ये तो बहुत इजी है, मैं जल्दी से करवा देती हूँ। हमें पता है कि या तो डिफेक्ट रिमूव कर दो, या रिप्लेस कर दो डिफेक्टिव पार्ट को, या फिर रिफंड कर दो पूरा प्राइस, या कंपनसेशन दे दो, या आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो वो स्टॉप कर दो, या हार्मफुल प्रोडक्ट का जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो हैजार्डस गुड्स का वो सीज कर दो, उसकी एडवर्टाइजिंग न्यूट्रलाइज कर दो, जो आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग कर रहे हो उसको न्यूट्रलाइज करके सही एडवर्टाइज करो। ठीक है, फिर ये रहा ना करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में भी डाल सकते हो, कि ये सब रिलीफ्स होते हैं जो कंज्यूमर्स को मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अभी मैंने बताया था एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए नहीं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। तो ये और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स की वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, अब इनके रोल क्या होता है। इनका रोल सबसे पहले तो होता है कि जो मैंने स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ कि एजुकेट करते हैं अबाउट देयर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे ट्रेनिंग, सेमिनार्स, इन सब के थ्रू। फिर उसके बाद पीरियोडिकल्स भी डालते हैं जिससे एजुकेट कर सके कस्टमर। फिर अगर उनको कोर्ट में जाने के लिए कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट भी देते हैं, प्लस फाइनेंशियल भी अगर उनको कोई चाहिए तो वो भी देते हैं।
फिर उसके बाद अवेयरनेस कैसे करते हैं, फिल्म्स प्रोड्यूस करके दिखा के कि ऐसे ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, तो आपको अवेयर रहना चाहिए ये सब। देन कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो जाते नहीं है, कंप्लेन नहीं करते, तो उनको एंकरेज भी करते हैं कि प्लीज़ फाइल करो कंप्लेन, तभी ठीक होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को सीज कर देगी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो दे फाइल कंप्लेंट्स, ओके, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बिहाफ पे भी वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स वो उनके बिहाफ पे भी कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, ठीक है। एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक। इसके बाद जो लास्ट है ये बुक में दे रखा है कि ये डिफरेंट NGOs के एग्जांपल्स दे रखे हैं जो अभी हैं इंडिया में, एंड इसमें से ना चाहिए जो 3 हैं ये अगर मैं बोलूँ तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये आ जाते हैं, CUET पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं आते इतना, ये तो बिल्कुल ही नहीं आते सीरियसली, बट ये जो 3 हैं ये अगर याद कर ले तो वेल एंड गुड। एंड अगर जब ये पूछा जाए क्वेश्चन है बोर्ड्स में एग्जाम्पल दे दो तो भी अच्छा लगता है, ठीक है। CUET में भी ये आता नहीं है, बस यही है। तो ये है चैप्टर एंड्स, होप इट्स क्लियर टू यू।